हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 5 द्रव्य की अवस्थाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वो पदार्थ होता है जो स्थान को घेरता है, जिसका एक निश्चित आयतन होता है और अणुओं की एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित संरचना होती है। तो यहाँ पर द्रव्य को हमने 3 अवस्था में अध्ययन करना है। द्रव्य की हम जानते हैं कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इनकी थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठोसों के बारे में हम जानते हैं कि ठोसों के जो अवयव होते हैं अति प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं और दृढ़ होते हैं एवं गति नहीं कर सकते हैं। जितना भी हम दैनिक जीवन में दिखाई देती है हमें जो ठोस चीज़ें होती हैं, जैसे दीवारें हैं, जैसे मार्कर है, मिट्टी है और ये छत है, रेल है, बस है, या फिर चांदी, लोहा, सोना, धातुएं जितनी होती हैं वो सभी क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। इनके जो अवयव कण होते हैं आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं और इनके अवयव कणों के बीच में जो अंतराण्विक स्पेस होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, वो बहुत कम होता है और ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे होने के कारण गति नहीं कर पाते हैं। इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, यानी कि जिस पात्र में आप रखोगे उसके हिसाब से ये अपना आकार चेंज नहीं करते हैं। इनका जो आकार होता है वो एक निश्चित होता है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए चांदी, लोहा, नमक, सोना। द्रव लिक्विड के अंदर गैसों की तुलना में जो द्रव के कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी को आप किसी छोटे बर्तन में रखो तो उसी के आकार का हो जाएगा, अगर किसी बड़े गिलास में रख देते हैं तो उसके आकार का हो जाएगा, बड़ी बाल्टी में रख देते हैं तो उसके आकार का हो जाता है। यानी कि द्रव जो होता है उसकी बहने की प्रवृत्ति होती है, फैलने की प्रवृत्ति होती है और इनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक स्पेस होता है वो गैसों की तुलना में कम होता है और ठोसों की तुलना में ज़्यादा होता है और इनके अणु एक निश्चित दूरी तक गति भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठोसों की तरह एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और बिल्कुल भी गति नहीं कर सकते हैं। ये कुछ मात्रा में मुक्त गति कर सकते हैं, जैसे जल, दूध, अल्कोहल आदि होता है। गैसों के अवयव एक दूसरे से बहुत अधिक होते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत शून्य होता है और अंतराण्विक स्पेस, जो अंतराण्विक दूरी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इनका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। यानी कि इनकी जो फैलने की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक कमरे में किसी एक कोने में अगरबत्ती जला दी जाए तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी कि जो धुआं है, जो गैस है अगरबत्ती की खुशबू का, वो बहुत तेज़ी से गति करता है और पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाएगा। तो इनका जो आयतन हो जाएगा वो उस कमरे के हिसाब से हो जाएगा और आकार भी कमरे के हिसाब से ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे वायु, CO2, O2, N2, बहुत सारी गैसें होती हैं, जल वाष्प होती हैं। अब यहाँ से हम ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में एक दूसरे का अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। यदि बर्फ़ ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो जल के अंदर चला जाएगा और अगर जल को गर्म कर देते हैं तो वो जल वाष्प के अंदर चला जाता है गर्म करने पर। लेकिन इसका उल्टा, अगर जल वाष्प को ठंडा कर देते हैं तो वो द्रव के अंदर आ जाएगा ठंडा होने पर, और अगर जल को ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ़ के अंदर आ जाता है। और जब किसी ठोस को वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है उसको हम गलनांक बोलते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई जल वाष्प के यानी कि गैस अवस्था के अंदर आ जाता है उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक मतलब उबलने वाला बिंदु होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी ठोस को अगर हम ऊर्जा देना शुरू करेंगे तो वो ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी, जिससे अणु जो होते हैं मुक्त रूप से गति करना शुरू कर देंगे और एक अवस्था आते आते उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। सेम केस में जब द्रव के अणुओं को गतिज ऊर्जा दी जाती है तो यह गर्म किया जाता है, तो ये गतिज ऊर्जा, ये तापमान द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा को इतना बढ़ा देती है कि वो जलवाष्प गैस की अवस्था में आ जाते हैं।
ठंडा करने पर जब गैस को ठंडा किया जाता है तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटना शुरू हो जाती है और गतिज ऊर्जा घटते घटते अणु बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे वो जल अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं। अब अगर द्रव अवस्था को और ठंडा किया जाए तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा और भी कम हो जाती है, यानी कि जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है 0 डिग्री पर तो वो बर्फ के अंदर आ जाते हैं, ठोस अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं। अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं, ठोसों के द्रवों के अंदर और जो गैसों के अंदर अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनमें बहुत सारे बल लगे होते हैं। अलग अलग बलों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, क्योंकि ठोसों की संरचनाएं कैसी होती हैं, कुछ आयनिक प्रकार के होते हैं, कुछ सहसंयोजक प्रकार के होते हैं और कुछ धात्विक प्रकार के होते हैं। इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से हमें अणुओं के बीच में लगने वाले कौन कौन से बल होते हैं, द्विध्रुव बल, द्विध्रुव प्रेरित बल, प्रकीर्णन अथवा लंदन बल आदि का अध्ययन करना है। द्विध्रुव आकर्षण बल या अभिविन्यास प्रभाव, यह आकर्षण बल या यह अभिविन्यास प्रभाव कीसन द्वारा 1912 में सबसे पहले समझाया गया था। इसके अनुसार स्थायी द्विध्रुव यौगिकों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण परस्पर आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। यानी कि दो द्विध्रुवों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसको हम द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है किसी अणु के अंदर एक धन ध्रुव का होना और एक ऋण ध्रुव का होना। इन दो ध्रुव होने के कारण, दो चार्ज, दो पोल होने के कारण हम अणु को द्विध्रुव कहते हैं। तो ये इसके अंदर आकर्षण बल जो होता है, परस्पर लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के समानुपाती होता है। यानी कि द्विध्रुव का आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। और इसकी जो ऊर्जा होती है, इन अणुओं की ऊर्जा को निकालते हैं 2μ²/3r² kT, यानी कि r³, यानी कि ई जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती की तीसरी पावर होती है। r की तीसरी पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पर म्यू जो होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, r दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी होती है, k बोल्ट्जमैन नियतांक है और T जो है तापमान है। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर हमने एक HCl का अणु ले लिया है और इस अणु के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश और Cl के ऊपर ऋणावेश होने के कारण यहाँ पर इस अणु के अंदर दो ध्रुव बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव या डाइपोल। एक धन ध्रुव बन गया हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर ऋण ध्रुव बन गया, यानी कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। अब इस HCl अणु का एक द्विध्रुव बनने के कारण ये दूसरे HCl अणु के द्विध्रुव को आकर्षित करेगा। यानी एक HCl अणु का द्विध्रुव ये है और दूसरे HCl अणु का द्विध्रुव ये है। यहाँ पर इसका ऋण ध्रुव Cl निगेटिव दूसरे HCl अणु के हाइड्रोजन पॉजिटिव दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विपरीत आवेश है और विपरीत आवेश में हमेशा आकर्षण बल लगता है, तो दोनों द्विध्रुव एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। यानी द्विध्रुव 1 HCl और द्विध्रुव 2 HCl दोनों के विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस आकर्षण बल को ही द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं और इसका मान द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होगा। यानी दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा इनके बीच में आकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव प्रेरित यानी एक द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न दूसरे द्विध्रुव के अंदर लगने वाले आकर्षण बल को हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसमें सबसे पहले पीटर डिबाई ने 1920 में इसको समझाया था।
इसको प्रेरण प्रभाव भी कहते हैं। प्रेरण का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को पैदा करना। यहाँ पर द्विध्रुव अणु अपने पड़ोसी अध्रुवीय अणु को प्रेरित कर ध्रुवीय कर देता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। और इसका परिमाण दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ताकत के साथ, उतनी प्रबलता के साथ अध्रुवीय अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि अध्रुवीय अणु के अंदर द्विध्रुव को उत्पन्न कर देगा। और दूसरा, उदासीन अणु में ध्रुवित होने की शक्ति, यानी कि उदासीन अणु कितनी प्रबलता के साथ ध्रुवित हो सकता है। अगर उसके अंदर प्रबलता के साथ ध्रुवित होने की सामर्थ्य है तो उसका द्विध्रुवागुण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसका मान भी, जो ऊर्जा का मान होता है, E बराबर 2α μ² अपॉन r⁴, यानी कि E जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है r⁴ का। तो यहाँ पर अल्फा जो है अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता होती है, यानी कि अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। और r दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि HCl जो है एक ध्रुवीय अणु होता है, यानी HCl के अंदर एक धन ध्रुव अलग होता है और ऋण ध्रुव अलग होता है। ये एक द्विध्रुव होता है। यहाँ पर Cl के अंदर अध्रुवीय अणु है, Cl के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि दोनों क्लोरीन की जो मात्रा होती है विद्युत ऋणात्मकता की वो बराबर होती है, इसलिए किसी भी क्लोरीन के ऊपर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब इस Cl2 के अणु को हम HCl के पास में रखते हैं, HCl के पास में मतलब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये द्विध्रुव इस उदासीन अध्रुवीय अणु के अंदर भी आवेश को उत्पन्न कर देता है। इस Cl के ऊपर ऋणावेश है तो इस Cl के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी Cl2 के अणु में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी कि एक द्विध्रुव ने दूसरे अध्रुवीय अणु के अंदर आवेश को प्रेरित कर दिया है, आवेश को उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। और तीसरा इंपॉर्टेंट बल आता है प्रकीर्णन बल या लंदन बल। इसको 1930 में सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन ने समझाया था और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया लंदन बल। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण उदासीन अणुओं में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पास परमाणु A है और परमाणु B है, दोनों ही परमाणुओं में किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई द्विध्रुव नहीं है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, लेकिन इन पूर्ण रूप से उदासीन परमाणुओं के अंदर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे उत्पन्न हो जाता है, इस आवेश उत्पन्न आवेश को ही हम प्रकीर्णन या लंदन बल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे A परमाणु के अंदर चारों तरफ कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ बीच में नाभिक है, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, तो B परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा के अंदर चारों तरफ घूम रहा है। घूमते घूमते एक अवस्था ऐसी आएगी जब B परमाणु का इलेक्ट्रॉन A परमाणु के नाभिक के बिल्कुल करीब में आएगा। जब B परमाणु का इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते A परमाणु के नाभिक के करीब में आएगा तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगने के कारण इसके ऊपर धनावेश और इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये एक द्विध्रुव बन जाएगा, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और इस द्विध्रुव के बनते ही ये दूसरे परमाणु के अंदर प्रेरित कर देगा आवेश को, जिसकी वजह से द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल हो जाएगा। एक द्विध्रुव दूसरे उदासीन परमाणु के अंदर आवेश को उत्पन्न कर देगा, जिससे इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि ध्रुवित परमाणु A और ये ध्रुवित परमाणु B, जैसे परमाणु A के अंदर ध्रुवण होना शुरू हो जाता है तो वह B परमाणु को भी ध्रुवित कर देता है।
एक द्विध्रुव ये बन जाता है और एक द्विध्रुव ये बन जाता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग जाएगा। आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, किसी स्थायी द्विध्रुव के आयन के संपर्क में आने पर लगने वाला आकर्षण बल आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहलाता है। और यह बल जो होता है आयन आयन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है, क्योंकि आयन आयन के बीच में लगने वाला जो बल होता है आयनिक बल होता है, और आयनिक बंध जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। वहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल या बंध जो होता है बहुत मजबूत होता है, और उसकी तुलना में ये बल जो होता है वो थोड़ा दुर्बल होता है। आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, यदि कोई आयन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो यह आयन उस अणु के इलेक्ट्रॉन नंबर को विकृत कर देता है। यानी कि जिस प्रकार से कोई उदासीन अणु हमारे पास है Cl, ये उदासीन अणु है, यहाँ पर अगर इसके संपर्क में कोई आयन आ जाता है जैसे H+ आयन आ जाता है तो यह क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत कर देगा। यानी यहाँ पर धनावेश होने के कारण इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। और इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल को आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल कहते हैं। अणु का ध्रुवण उसकी ध्रुवणता पर निर्भर करता है, यानी कि इस अणु की ध्रुवणता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ध्रुवण हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। अंतराण्विक बल बनाम ऊष्मीय ऊर्जा, अणुओं में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, और यह ऊष्मीय ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। यानी तापमान जितना ज़्यादा होगा ऊष्मीय ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, और तापमान जितना कम होगा ऊष्मीय ऊर्जा उतनी ही कम होती है। द्रव की 3 अवस्थाएं उनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया एवं ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम होती है। यानी कि द्रव की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस, वो किस आधार पर एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं या किस आधार पर अपने आप को संतुलित करके रखती हैं, वो निर्भर करता है अणुओं की अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया एवं ऊष्मीय ऊर्जा के बीच में संतुलन। यानी कि अगर यह ऊर्जा कम या ज़्यादा होती चली जाती है, इनके बीच में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, तो द्रव की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस जो है एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। और बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।